हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। आपका चैप्टर 6 है ये। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो होते हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रेज। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट किसी भी प्लेन के एक लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी थिंग को, किसी भी नंबर के लोकेशन को बताने के लिए, ये जैसे प्लेन सरफेस है, इस पर किसी भी चीज को बताने के लिए कोई वस्तु, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे हम पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। इसे डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। A to Z आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ये होता है पॉइंट। अब ढेर सारे पॉइंट अगर आपके प्लेन पे बिखरे हुए हैं और उन सबको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उन सबको ज्वाइन कर लीजिए तो ज्वाइन करने पे जो आपको फिगर फॉर्म होगा वो होगा लाइन। लाइन ढेर सारे पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे तो ये इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। और लाइन एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब ये दोनों साइड, इस साइड में और इस साइड, दोनों साइड इनफाइनाइटी तक जो है एक्सटेंड होगा। अगर ये लाइन मान लो इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं A और पॉइंट ले लेते हैं B, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी के ऊपर दोनों साइड ए होगा, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी इसे स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए छोटा सा जैसे L ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं किसी भी थ्योरम को, तो ये लाइन के ऊपर ये सिंबल बनाना जरूरी नहीं रह जाता, हम लोग सिंपली उसे लाइन ए बी लिख देते हैं। अब इस लाइन का अगर एक पार्ट ले लें जिसकी लेंथ डिफिनिट हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जैसे यहां से केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है, ठीक है, जिसकी लेंथ डिफिनिट हो। मान लो ये लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा, इसे हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसे डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर बार, ठीक है। चलिए, फिर रे होता है। रे भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें एक जगह एक फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर निकलता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को सोर्स आप बोल सकते हैं, जैसे सन रेज सुना होगा आप लोगों ने, लाइट रेज के बारे में सुना होगा। बल्ब से, ये बल्ब एक सोर्स है, यहीं से ऐसे ढेर सारी लाइट रेज निकलती है, ढेर सारी, तो यहाँ से निकलती है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स, ठीक है। तो रे में एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट O है, यहाँ से एक साइड केवल जो है एक्सटेंड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रे। इसे रिप्रेजेंट करते हैं O A और इस पर ये बना, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस रे को, लाइन को, AB को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं BA के भी थ्रू, दोनों साइड रे बना लेंगे। लाइन सेगमेंट को भी कर सकते हैं BA, इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रे को लिखते समय जिस साइड ए एरो एक्सटेंड, जिस साइड पॉइंट एक्सटेंड कर रहा है, जिस साइड रे आगे बढ़ रहा है, वो हमेशा बाद में लिखना है। मतलब ओ ए को हम ए ओ और इस पर रे नहीं लिख सकते, ये गलत है। अगर आप ए ओ लिख रहे हैं तो रे को इस साइड, ए की साइड ही बनाइए हमेशा, ठीक है। ये हो गया रे। फिर बात आती है इसी में लाइन में ही, लाइन में कोलिनियर पॉइंट्स की, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ढेर सारे पॉइंट्स, अगर ढेर सारे पॉइंट किसी प्लेन पे एक लाइन पर हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो, तो कहे जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये प्लेन है, इस पे ये पॉइंट A B C D E F ढेर सारे हो सकते हैं। अगर ये तीनों को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, इन तीनों पॉइंट A B और C को ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है।
अभी एंगल के टर्म में भी देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं तो जो बीच वाला पॉइंट रहेगा, जहाँ भी मिडिल में पॉइंट आएंगे, उस पर एंगल 180 का बनेगा। फिर है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी भी प्लेन पे 3 या 3 से अधिक ऐसे पॉइंट जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ना आ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, इन सबको अगर हम ज्वाइन करें तो देखो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है, ये पॉइंट कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब लाइन को जब भी हम लाइन का पेयर रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर मीन्स 2 लाइन्स, लाइन का पेयर जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर या फिर पेयर से अधिक भी, मोर देन 2 लाइन्स भी जब प्रेजेंट करते हैं, तो इनको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। लाइन को प्रेजेंट करने का 2 तरीका है, और ये तरीका होता है हमारा, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है, और क्या होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स फॉर्म। इंटरसेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसी लाइन जो किसी न किसी पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिल जाए, एक दूसरे को कट करे। जैसे ये लाइन है और ये लाइन, ठीक, इस लाइन को हमने कहा L, इसे हमने कहा M। लाइन L और M एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, मान लो O के इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अगर 2 लाइन आपकी, ये लाइन L और ये लाइन M, एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड, बढ़ाने पर भी जो है इंटरसेक्ट न करे, ऐसी लाइन को हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और इसी को एक और नाम देते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं, तो 2 लाइन आपस में पैरेलल तभी होंगी जब वे एक दूसरे से कभी मीट न करें बढ़ाने पर। तो आप लोग डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लेंगे पैरेलल लाइंस का, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ they do not intersect at any point even they are produced in either direction। किसी भी डायरेक्शन में 2 लाइन बढ़ा दी जाए और बढ़ाने के बाद भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, एक दूसरे को कट न करें, तो वो होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक इंपॉर्टेंट टर्म इनमें पैरेलल लाइन में ये है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे, किसी भी पॉइंट पे इनके बीच का डिस्टेंस अगर लेंगे, यहाँ ले लीजिए, ठीक है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, किसी भी जगह पे पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। अगर ये डिस्टेंस h है तो ये भी h होगा और ये भी h होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक टर्म। इसके बाद आता है अगर 2 रे एक ही जगह से निकले तो फॉर्म होता है एंगल। यही हमारा चैप्टर भी है, लाइन्स एंड एंगल्स। एंगल्स लाइन पढ़ चुके हैं हम लोग, अब एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंगल क्या होते हैं? इफ 2 rays are coincide with the point or 2 rays have a common vertex, अगर 2 रेज का एक कॉमन वर्टेक्स हो तो वहां पे बनता है एंगल। ठीक है, एक रे मान लीजिए हमारे पास है ये ओ ए, एक रे यहां से ओ से, बी, ओ ए और ओ बी दोनों रेस कहाँ से निकल रही है? ओ से निकल रही है।
अब यहीं पे एंगल फॉर्म होगा, इनके बीच जो इंक्लाइनेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ये जो है यही एंगल कहलाता है, ये। ठीक है, जो रेज होती हैं, दोनों रेज होती हैं, पेयर ऑफ रेज, इन्हें बोलते हैं हम आर्म्स ऑफ एंगल। ये हो जाएगा आर्म, ये भी हो जाएगा आर्म। मतलब ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एंगल, और जिस पॉइंट से दोनों निकलती हैं वो एंगल का कहलाता है वर्टेक्स। ये पॉइंट O इस एंगल AOB के लिए वर्टेक्स कहलाएगा। फिर आता है एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान देना जहां पे जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमेशा वो पॉइंट मिडिल में आएगा। जैसे इसे हम AOB लिख सकते हैं, एंगल AOB मिडिल में आ रहा है, वो O पे ही एंगल बन रहा है। इसे हम लिख सकते हैं एंगल BOA भी लिख सकते हैं, O मिडिल में आ रहा है। सिंपली वन लेटर का जब प्रयोग करेंगे तो जैसे O पे बन रहा है, A पे बन रहा है या B पे बन रहा है, एंगल हमारा बन रहा है O पे, इसे हम सिंपली एंगल O भी लिख सकते हैं। और एंगल का जो मेजरमेंट है उसे प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर भी यूज कर सकते हैं और ग्रीक लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग A, B, C, X, Y, Z, ठीक है, इसी लेटर से, स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करेंगे। मेजरमेंट को स्मॉल लेटर से और एंगल को कैपिटल लेटर से, ठीक है। और इसे ग्रीक लेटर से भी प्रेजेंट करते हैं, जिसमें होता है थीटा, अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, इस टाइप से। इन सब टर्म से भी हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। फाई भी होता है, फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल का बेसिक टर्म। अब जानते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट आता है हम लोगों के पास एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। 0 से बड़ा होना चाहिए आपका एंगल और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक रे है OA और दूसरी है OB, ये एक दूसरे से O पर मीट कर रही है, तो इनके बीच ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हम मान लेते हैं X। X एक्यूट एंगल होगा किस कंडीशन पे, जब X 0 डिग्री से बड़ा होगा, when X is greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा होगा। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, अब ये रे अगर एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जैसे ये लाइन रे है हमारे पास OA और दूसरी रे है OB, एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। मान लेते हैं ये Y है। अगर Y की वैल्यू, किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के बिल्कुल इक्वल हो जाए, किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। फिर थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये लाइन थोड़ी सी और बेंड कर दो इस साइड, तो 90 से अधिक बनने लगेगा। जैसे रे है हमारे पास OA और ये रे दूसरी वाली OB 90 से भी थोड़ी दूर पे बेंड हो रही है, इनके बीच जो ये एंगल बनेगा ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये देख रहे हैं 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, लेकिन ये 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री अभी बताएं, वो स्ट्रेट एंगल होता है। मान लो ये है हमारे पास Z, ठीक है। तो अगर Z की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो,
90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम हो तो ये एंगल कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये तीनों एंगल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब जैसे कोई दो रे हैं और वो दोनों आपस में ज्वाइन होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। जैसे रे है हमारे पास ओ ए और दूसरी है ओ बी, तो ओ ए और ओ बी ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एंगल इनके जो है कॉमन वर्टेक्स पे फिर भी बनेगा कि वर्टेक्स पे एंगल अब भी बनेगा, ये एंगल यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, इसीलिए इस एंगल का नाम होता है स्ट्रेट एंगल। मान लो यहाँ पे एंगल x अगर बन रहा है, x की वैल्यू 180 डिग्री आ रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री। फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से भी ज़्यादा अगर बेंड कर दो OB को, OA के साथ 180 से भी ज़्यादा बेंड कर दो तो वहाँ पे बनता है रिफ्लेक्स एंगल। ये रे है हमारे पास O A और दूसरा रे OB इधर आ रहा है। ठीक है, 180 से भी ज़्यादा हो गया, 180 यहाँ तक आ रहा था, 180 से भी ज़्यादा हो गया OB, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। मान लो यहाँ पे y अगर बन रहा है और y की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, तो ये एंगल y हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल का फाइंड करने के लिए आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर फाइंड करना है, मान लो ये एंगल बन रहा है हमारे पास A O और B, यहाँ पे एंगल A O B बन रहा है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल बता 180 से अधिक हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, अगर यहाँ से A से लेकर B तक इस साइड आ रहे हैं या B से A तक आ रहे हैं, तो ये एंगल जो फॉर्म होगा ये वाला बाहर वाला, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक, बाकी दूसरा जो बन रहा है ऑब्ट्यूस हो रहा है या एक्यूट हो रहा है, उसे सिंपली एंगल AOB से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल का निकालने के लिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कमफरेंस आपका पूरा हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो जाएगा। एंगल होगा टोटल 360 डिग्री का। तो जैसे AOB आपके पास एक एंगल है, उसका रिफ्लेक्स निकाल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री में से हम उस एंगल को माइनस कर देंगे, यानी एंगल AOB का रिफ्लेक्स तो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB, AOB का रिफ्लेक्स एंगल 360 में उसी एंगल को माइनस करने के लिए देगा। ठीक है, रिफ्लेक्स समझ में आ गया। चलिए फिर मान लीजिए आपकी फर्स्ट रे जहाँ पे है और सेकेंड रे वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाती है, तब बनता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये रे है आपके पास OA और OB भी इसी पर है, इसी पर OB भी बन रहा है, इसी पर B भी आ गया, OA था इसी पर B भी आ गया, तो इन दोनों के बीच ये एंगल बनेगा पूरा कंप्लीट एंगल, और ये कंप्लीट सर्कल बना रहा है। इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, मान लो ये एंगल है x, चलो z ले लेते हैं, x हो गया y z। अगर z की वैल्यू 360 डिग्री आ गई तो ये कहलाएगा ये कंप्लीट है। ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ ढेर सारे एंगल अगर आप फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ढेर सारे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इन सभी एंगल को अगर सम करेंगे, इन सभी एंगल का समेशन निकालेंगे, ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री आएगा, एक कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक छूट रहा है जीरो एंगल, बिल्कुल स्टार्टिंग में था,
जीरो एंगल होता है जब दो रेज के बीच कोई एंगल, कोई इंक्लाइनेशन फॉर्म ही नहीं हो। 6 मान लो 7, इसे फर्स्ट ही करके करिएगा आप लोग। जीरो एंगल, कोई रे है हमारे पास ओ ए और दूसरी रे हम इसी पे बना दें। देखो 360 और यहाँ जीरो वाले में कंफ्यूजन मत रखना। 360 यहाँ से घूम के वापस यहाँ है, जीरो यहाँ था और यहीं पर बी फॉर्म है, तो इनके बीच कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा। इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल। ठीक है, अगर लिखना होगा यहाँ तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 0, ये जीरो एंगल होता है। जिस एंगल की वैल्यू, जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होता है उसी को हम लोग जीरो एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पेयर में। पेयर में पहले हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम, मान लो एक एंगल आपके पास x है और दूसरा y है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जा सकते हैं। कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, if the sum of two angles is equal to 90 degree then they are means angles are, then they are supplementary angles of each other। मान लो एक रे ऐसे आई हमारे पास ओ ए और दूसरी है यहाँ से ओ बी, दोनों मिला के 90 बनाएंगे तो सी लगभग यहाँ आएगा सी। इसे मान लो x है और इसे मान लो y है, x और y को अगर ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो x और y एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। मान लो अगर x की वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री और हमसे पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे 90 में से माइनस करके। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री हो जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री, 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। ठीक, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट आप 90 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, वन ऑफ देम इज 10, फाइंड द अनदर, या वन ऑफ देम इज 12, फाइंड द अदर। तो अदर फाइंड करने के लिए सम में से दिया गया नंबर माइनस कर लेते हैं। ऐसे ही किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो उसे हम 90 में से, 90 दोनों का सम है और 90 दोनों का सम है। एक एंगल हमें पता है, मान लो x इज इक्वल टू 40 पता है, तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 90 कर देंगे और 40 इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 40 डिग्री यानी कि 50। यही मैं बोल रहा था कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालना होगा तो 90 में से माइनस करें। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल का सम 90 की बजाय 90 का जस्ट डबल यानी 2 राइट एंगल हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे। मान लो एक रे है आपके पास, ये यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है ऐसा, ठीक है, मान लो ये 50 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, या सभी मान लो वेरिएबल से समझ लो, सभी नंबर के लिए वैलिड रहेगा। और दूसरा रे आपके जो है, हाँ, इन दोनों रे में जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन रे है, उसके अलावा जो दूसरा रे है इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन बना ले, मान लो सी, तो ए ओ सी देख रहे हैं पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसे मान लो अगर y है तो x और y मिला के क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कही जाएगी। जैसे मैंने अभी 90 का बताया वैसे ही इसे भी निकाल लेंगे। अगर ये 50 डिग्री है तो इसे 180 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये x और y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। यही क्या आएगा पेयर्स ऑफ एंगल में एक और टर्म लीनियर पेयर का। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हम बताएंगे अभी, दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका नॉन कॉमन आर, जिनके नॉन कॉमन आर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स।
ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आ गया। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो एंगल का एक कॉमन आर्म हो या फिर उनका वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है, और एक आर्म भी कॉमन हो, आर्म ऑफ एंगल मैंने अभी बताया था, दो एंगल का आर्म अगर केवल एक आर्म कॉमन हो तो वे एक दूसरे के एडजेसेंट कहे जाते हैं। जैसे ये मैंने एक एंगल फॉर्म किया है ए ओ बी, इसके किसी एक आर्म को कॉमन मानिए जो दूसरे के लिए भी, दूसरे एंगल का भी आर्म हो, तो ओ ए ले लीजिए या ओ बी ले लीजिए, हम यहाँ पे ओ बी ले रहे हैं, और एक एंगल यहाँ पर भी फॉर्म कर दे रहे हैं सी, एक एंगल यहाँ पे सी। तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी को देखो तो ओ बी क्या है? कॉमन आर्म। ओ बी क्या है? कॉमन आर्म। जब दो एंगल में एक आर्म कॉमन हो तो ऐसे बनने वाले एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट कहे जाते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट। ए ओ बी और बी ओ सी एडजेसेंट एंगल है, इनका कॉमन आर्म अगर पूछा जाए तो इनका कॉमन आर्म है ओ बी, ये एक दूसरे के एडजेसेंट कहे जाते हैं। फिर इसी में आता है लीनियर पेयर, एडजेसेंट का ही पार्ट लीनियर पेयर। अब ये हमारे पास एक एंगल है, मान लो ओ ए ओ बी, ए ओ बी एक एंगल है, और एक और एंगल है बी ओ सी जिसके नॉन कॉमन आर्म, यहाँ मैं पूछूंगा कि नॉन कॉमन आर्म क्या है, तो ओ ए और ओ सी नॉन कॉमन आर्म मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे जो एंगल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जैसे ओ ए के साथ ओ सी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर, ये ओ ए और ये ओ ए ओ सी दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। और अगर एंगल पूरा ए ओ सी देखा जाए तो ए ओ सी 180 बनाएगा, ए ओ सी दो एंगल को मिला के बन रहा है, ए ओ बी और बी ओ सी को, तो यहाँ होगा हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा जो कहीं भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे अगर रीजन देना होगा तो आप लोग लिखेंगे लीनियर पेयर। ऐसा टर्म कहीं पे भी मिल रहा है आपको, ठीक है, मान लो क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस 10 और यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 20, ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करो, इन दोनों को ऐड कर देना, दोनों एंगल के मेजरमेंट है, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 180, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर में कंफ्यूज मत होना, कभी कभी दो से अधिक एंगल दिए रहते हैं, उन्हें भी हम लोग लीनियर पेयर लिख देते हैं। पेयर का मतलब समझ लो बच्चों, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, दो ही एंगल मिलकर बनाएंगे लीनियर पेयर। दो से अगर अधिक एंगल बन रहे हैं तब भी उनका सम 180 होगा। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ और बी, इस पर एंगल बन रहा है 180, इसके बीच कितने भी एंगल बना लो, मान लो सी डी ई, ये ढेर सारे एंगल बन गए 1 2 3 4, इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन वहां पे हम लोग रीजन लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर? एंगल देखो ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, दोबारा लिख दिए क्या, ये ई है मान, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये मिला के बनाएंगे 180 डिग्री। और यहाँ रीजन लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे हम लोग, रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है एंगल्स अराउंड ए पॉइंट का, वो मैंने जब एंगल को क्लासिफाई किया था उसी में मैंने बता दिया। कोई पॉइंट है, इस पॉइंट ओ के हर तरफ के एंगल को अगर ऐड करो, कितना भी एंगल बना लो, ठीक है, ये
मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है। सबका नाम नहीं लिखेंगे तो मेजरमेंट ले रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये मिला के बनाएंगे 360 डिग्री। और यहाँ पे रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, ये सभी एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक। एक पॉइंट के चारों तरफ जो बनते हैं एंगल, सभी एंगल का समेशन अगर निकालें 360 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से दो एक्सम है हमारे पास, ठीक है। दो एक्सम है, उन एक्सम को देख लेते हैं और एक थियरम है, उसे प्रूव करने के बाद तब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक्सम फर्स्ट है हमारे पास, ये हमसे बोल रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है आपकी बुक में एक्सम 6.1। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so form is 180, ठीक है। तो इससे बस केवल समझ लेना है, प्रूव नहीं करना है इसे, बस समझ लेना है। अगर एक लाइन है हमारे पास, मान लो ये लाइन है ए बी, इसके किसी पॉइंट पे अगर एक रे स्टैंड कर रही है, ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, किसी पॉइंट पे मान लो ये रे सी स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो जो एंगल फॉर्म होंगे एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट ही होंगे। एंगल बी, मान लो ये पॉइंट ओ पे बन रहा है तो बी ओ सी और ए ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, इनका ओ सी कॉमन आर्म होगा। इस प्रकार से जो एंगल फॉर्म होंगे इनका सम होगा 180, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180, ठीक। नेक्स्ट इसी का कन्वर्स है एक्सम 6.2। If sum of two adjacent angles, is 180 degree, then the non-common arm of angles form a line, ठीक है। अगर दो एडजेसेंट एंगल है, मान लो हमारे पास एंगल है यहाँ से ओ ए और ये बी, ओ ए बी एक एंगल है, इसी का एडजेसेंट मतलब कि इन दोनों में से किसी एक आर्म को कॉमन मान के एक एंगल और बनाया गया, हम ओ बी को कॉमन आर्म मान रहे हैं सी। तो ए ओ बी और बी ओ सी अगर जो है एक मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। यहाँ एडजेसेंट एंगल क्या है, ए ओ बी और बी ओ सी, अगर इनका सम मतलब ए ओ बी और बी ओ सी का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ओ बी था, नॉन कॉमन आर्म क्या हो जाएंगे ओ ए और ओ सी। तो नॉन कॉमन आर्म, अब इसे पूरा पढ़ो तो सी ओ ए या ए ओ सी आ रहा है, तो सी ओ ए क्या होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमसे बोला है अगर इनका सम 180 होता है
तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन में ये बन रहे हैं तो इनका सम 180 हो गया। दोनों बात समझ में आ गई? एक स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उनका सम 180 होगा। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। ठीक है, चलिए तो लास्ट में आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1। If two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are यहाँ पे जो अभी हम एग्जाम पढ़े हैं उनका यूज भी करेंगे और उनका यूज करने के बाद देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है। अगर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन मान लो यल और ये लाइन मान लो यल, ये लाइन एक दूसरे को मान लो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मान लो ये पॉइंट है A, B, ये C और ये D। AOC लाइन के देखो अप साइड ऊपर साइड बन रहा है, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? जो डाउन साइड बनेगा, यानी ये नीचे वाला, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। AOC और BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सेम ऐसे इधर का एंगल ये देखो लेफ्ट साइड बन रहा और ये वाला ये राइट साइड बन रहा, तो एंगल AOD और एंगल BOC एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। हमसे बोल रहे हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो प्रूफ करते हैं, हमारे पास गिवन है टू लाइंस, we can say AB and CD intersect at a point, तो intersect each other मान लेते हैं, ये intersect कर रहे हैं, intersect at O मान लेते हैं, O पे intersect कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास फिगर आएगा। ये लाइन मान लो है हमारे पास A, B और दूसरा है C, B, एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव करना है हमें एंगल AOC, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? ये अप साइड है, इसके जस्ट डाउन ये BOD, यानी प्रूव करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इस एंगल को देखें AOD को, तो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा BOC, यानी प्रूव करना है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये प्रूव करना है। ठीक है, पॉइंट सेम यही मन रन कीजिएगा, पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ A लिख के यहाँ B लिख सकते हैं, हाँ एक लाइन AC एक लाइन BD भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट मन रन कर लीजिए। ठीक है, समझना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए प्रूफ देखो, AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब AOB स्ट्रेट लाइन है तो एंगल इस पर बन रहे हैं AOC और BOC, या नीचे से देखो तो एंगल AOD और BOD फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस साइड का ले रहे हैं एंगल AOC और BOC, ये एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अभी एग्जाम पढ़ा आपने, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उनका सम 180 होता है। तो यहाँ से एंगल AOC
AOC और BOC इस स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, फिर से देखिए COD भी एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन COD इज अ स्ट्रेट लाइन, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1, हाँ, स्ट्रेट लाइन COD भी स्ट्रेट लाइन है, तो COD पे कौन सा एंगल बन रहा है, BOC और BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू ये भी होगा 180 डिग्री। कैसे होगा अभी मैंने बताया, ये इक्वेशन सेकंड बाई लीनियर पेयर। देखो दो इक्वेशन आपके पास अगर अलग अलग हैं और उनका राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड में है 180, सेकंड में भी है राइट हैंड पे 180, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये मिल जाएगा। देखो एंगल BOC इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये BOC इधर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल होंगे, तो इसे हम डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। हमें मिल गया एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। देखो यही प्रूफ करना था, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इसी प्रकार अगर फिर हम दूसरे साइड के एंगल को लेंगे तो हमें एंगल AOD और BOC भी इक्वल मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल क्या लिखें AOD। चलिए कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर इसको इधर, ठीक है, लिख देते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया कि अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ हमने बेसिक टर्म सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के कुछ एग्जाम्पल्स, सभी एग्जाम्पल्स लगभग, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।